नमस्कार दर्शकों, आज मुझे सौभाग्य मिला है देश के सबसे प्रसिद्ध रामजस कॉलेज में आने का। हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए और किसी भी फील्ड में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। बच्चे को सिर्फ एक फील्ड से वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्मचारियों की या टीचर्स की ये समस्या नहीं है, सभी की है। हर जगह पे शेक्सपियर ही क्यों पढ़ाया जाए। आने वाले स्टूडेंट्स भी इसमें सफ़र करता है, टीचर्स तो करते ही करते हैं, कर्मचारी भी सफ़र करते हैं, उनके परिवार सबके सफ़र करते हैं जब उनको सैलरी नहीं मिलती है। तब जाकर टीचर और कर्मचारी अपनी डिमांड्स को लेकर जाता है, 3-3, 4-4 महीने तक उसको सैलरी उपलब्ध नहीं होती है। नमस्कार दर्शकों, आज मुझे सौभाग्य मिला है देश के सबसे प्रसिद्ध रामजस कॉलेज में आने का। ये कॉलेज जो एक्टिंग से लेकर के एक्टिंग, राजनीति और देश की प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान देने वाले महान लोगों की कर्मभूमि और शिक्षा का ये क्षेत्र रहा है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े रंगमंच के कलाकार मनोज बाजपेयी और प्रकाश झा, जो कि आज जिनकी फिल्में जो है हम देखते हैं, यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री श्री ब्रह्म प्रकाश चौधरी जी, इसके बाद नाम आता है श्री सब्बरवाल जी, जो कि देश के CGI रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ आते जाते रहे हैं, उनकी कर्मस्थली के रूप में यह क्षेत्र जो है प्रसिद्ध रहा है। तो आज बात करते हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मनोज खन्ना जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज, यहाँ के विद्यार्थी देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो युवाओं की ये भूमिका देश की राजनीति में कहाँ तक उपयुक्त है? मुझे लगता है कि जो हमारा भारतवर्ष है उसकी जो पॉपुलेशन का मेजॉरिटी है वो यूथ से है, और यूथ का कंट्रीब्यूशन हम किसी भी हालत में झुटला नहीं सकते हैं। और रामजस का एक ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है कि वहाँ के छात्र हमेशा, चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सबसे अग्रणी रहे हैं। और मुझे ये पता है कि पॉलिटिक्स में भी उनका सकारात्मक योग रहा है। वो चीज़ों को समझते भी हैं, समस्याओं को भी समझते हैं और समस्याओं को उठाना भी जानते हैं और उसके समाधान के लिए कार्य भी करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि छात्रों का इस तरह का रोल, सकारात्मक रोल को देने के लिए दिशा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो हमारे कॉलेज में उनको दिशा दी जाती है या हमारे जो संस्कार दिए जाते हैं, जो बताया जाता है, उन विचारों से ओतप्रोत होकर वो लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि योगदान को हमें सराहना चाहिए। नेगेटिविटी हर जगह होती है, लेकिन उसको हम किसी भी तरह से जुटलाकर ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि सर, प्रधानाचार्य का रोल बिल्कुल किसी भी सेना के सेनापति की तरह होता है। प्रधानाचार्य अपने सभी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उसके साथ साथ छात्रों का भी मार्गदर्शक होता है। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज रहा है जिसमें बहुमुखी प्रतिभा के विद्यार्थी आते रहे हैं। तो उन सभी प्रकार के अलग अलग विद्यार्थियों के साथ आप कैसे न्याय कर पाते हैं? देखिए, हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज रहा है और इसमें जो साइंस वाला स्टूडेंट है वो कॉमर्स के भी फील्ड को बाद में लेता रहा है। मल्टी पर्सनैलिटी जो है बच्चे की तभी निकलती है, बेसिक जो एजुकेशन होती है वो ग्रेजुएशन तक हम देते हैं, लेकिन उसके बाद एक फिजिक्स ऑनर्स वाला बच्चा जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करता है। कॉमर्स वाला बच्चा जाकर साइंस के किसी इंस्टीट्यूट को लीड करता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको बेसिक जो एजुकेशन मिलती है वो उनको हम सिर्फ तैयार करते हैं। जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है वो उसके अंदर तैयार होती है, वो उसके अंदर रहती है, और उसको निखार कर अंडर ग्रेजुएट के बाद में जब वो बाकी की चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करता है तो वो अपने आप को निखार कर बाहर लाता है। और मुझे लगता है यही इस देश की या महाविद्यालय की खूबी रही है कि बच्चा हम लोग तैयार करते हैं, ना कि सिर्फ डिसिप्लिन के लिए, वो किसी भी फील्ड में जाकर काम कर सकता है और वो रहा भी है। सर, एक चीज़ और, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा देखा जा रहा है कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल भी बनेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो हैं ही, मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल भी होंगे। बच्चों को
सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही इन सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी और काफ़ी बेहतर चीज़ें जो है अब आने वाली हैं जैसा कि। तो इसका हमारे हायर एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या और बेहतर हायर एजुकेशन होगा? बिल्कुल, जो मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ ध्यान दिलाता है कि उसमें स्किल का समायोजन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जो मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ है वो बच्चा सिर्फ एक फील्ड का गुलाम ना बने और उसको हर तरह की विधाओं में अपनी महारत हासिल हो, उस तरह का एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम उन चीज़ों के लिए बच्चे को तैयार कर सकेंगे कि जो आने वाले फील्ड में प्रैक्टिकली जो उनको समझ सके और उस फील्ड में जाके काम कर सके। तो मुझे लगता है कि ये जो आज की डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे अगले 20-30 साल की जो प्रोजेक्शन को ड्राइव करने वाली है, तो एक अच्छा कदम है भारतीय राजनीति में भी और भारतीय जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसको लोग बाहर तक में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी उसको देख रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और मुझे लगता है कि हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए और किसी भी फील्ड में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। बच्चे को सिर्फ एक फील्ड से वो नहीं होना चाहिए। तो उस दिशा में एक अच्छी डायरेक्शन में काम स्टार्ट हुआ है। हमने अपने कॉलेज में भी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर तक बनाए हैं। वो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, वो नवाकरण की तरफ भी जा रहा है, वो स्किल में अपने आजकल देखिए तो स्किल में लोग अपने बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लगाकर काम करना शुरू करते हैं। पहले वो सिर्फ जॉब देखने की बात करते थे, आजकल जॉब देने की बात करते हैं। तो ये अभी से अगर उनके अंदर विचार आएंगे तो हमारा, मुझे लगता है आने वाला भविष्य बहुत अच्छा आने वाला है। सर, एक कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है शायद, रंगमंच, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारा। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म स्टडीज़, इन सब चीज़ों पर आजकल जो है कोर्स बने हैं, प्रोफेसर्स लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च भी चल रहे हैं। तो इनकी कितनी संभावना है रोजगार क्रिएशन में, ये कितना जो है मदद करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे पास इतने सारे फील्ड हैं, रंगमंच उनमें से एक है। रंगमंच में भी कई तरह के विधाएं आती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज़ होता है, रंगमंच में कलाकार का भी रोल होता है, टेक्नोलॉजी का भी रोल होता है, कम्युनिकेशन का भी रोल होता है। तो उन सभी का समायोजन है वो। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो भी आएंगे उसमें। और जो आजकल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की भी बात करते हैं, हम लोग गाते कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं, लेकिन बाद में डबिंग करके हम देते हैं, तो वॉइस निकालना बनाना वो भी एक विधा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत सारी आने वाले टाइम में जो चीज़ नहीं थी छूटी हुई, तो हमारा सिनेमा भी और रंगमंच भी बहुत अच्छी तरक्की करेगा। और ये एक है उनमें से, और भी बहुत सारी विधाएं हैं जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। सर, कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारी शिक्षा पर पड़ा है। जैसे कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में हमने देखा है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ जो है थोड़ी सी कम हो गई है और बच्चे जो है बिल्कुल एग्रेसिव हो गए हैं। ऐसा काफ़ी देखने को मिल रहा है। हायर एजुकेशन में भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई है? जब बच्चा परेशान होता है, मानसिक रूप से तनाव में होता है, तो उसके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि जो बीमारी के तौर पर अगर उसमें देखा जाए तो इस तरह के लक्षण आने स्वाभाविक थे और आ भी रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है आने वाले टाइम में अपने कॉलेज में ख़ास तौर से, और हमने उसके लिए समाधान भी किया उसका, कि जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हमने रखे हैं, बच्चों की समस्याएं आती हैं उसको कैसे निपटा जाए वो देखते हैं हम लोग। बच्चों को एंगेज कर अगर उससे सही तरह से डायरेक्शन दी जाए तो मुझे लगता है कि जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं उसको हम किसी भी तरह से मिलकर फेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा, एग्रेशन आया है, डिसिप्लिन ख़राब हुआ नहीं है, लेकिन अगर उस पर ध्यान ना दिया गया तो डिसिप्लिन जरूर खराब हो सकता है। हमें थोड़ा सा मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और पेंडेमिक के बाद में हमने उस चीज़ों को सीखा है, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग खड़े भी हुए हैं। जो सिचुएशन में मैंने देखा कि परिवार तय हो जब तबाह हुए तो उसमें आस पड़ोस वालों ने या दोस्तों ने आके उसका काम किया, तो वो चीज़ हमने सीखी भी है। तो हमें गलतियों से या कमियों से सीखना चाहिए और उसका समाधान की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गुस्सा ऐसा कुछ है नहीं, एग्रेशन कुछ है नहीं, आता जरूर है बच्चों में, लेकिन अगर उसका हम समाधान निकालते हैं, जैसे अभी बताया कि काउंसलिंग के थ्रू हम बच्चों के पीयर ग्रुप बनाने लगे हैं, हम मेंटरिंग कर रहे हैं बच्चों की, तो वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मुझे लगता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान हम साथ के साथ निकालते हैं।
सर, जैसा कि सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में दिल्ली सरकार देशभक्ति के कार्यक्रम चला रही है, इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बात कर रही है और हैप्पीनेस कैरिकुलम जो है चलाया जा रहा है, तो क्या हायर लेवल एजुकेशन में भी कुछ ऐसा चल रहा है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जब नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारे यहाँ कुछ नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं और चेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे वैल्यू एडिशन कोर्स। तो वैल्यू एडिशन में हम बहुत तरह की विधाओं को सोचते भी हैं, सीखते भी हैं, हम अपनी संस्कृति को जानते भी हैं, हम अपने साइंस और लिटरेचर में जो पास्ट में हमारा था, जो हमारा पास्ट क्या कहता था वेदों में पुराणों में जो है उसको भी हम खोजने की बात कर रहे हैं। और अपने आप में हीन भावना जो हम लाते थे कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी विधाएं थी, आज भी बहुत सारे सूत्र हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और वो हमारे संस्कृत लिटरेचर में हैं। आज की डेट में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो संस्कृत को जानना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय जो हमारी राजकीय भाषाएं हैं बहुत सारी, जो डिफरेंट अलग अलग जगहों की राज्यों की भाषा है, उसके अंदर उसके सब्जेक्ट का, क्योंकि हम अपनी जो सोच रखते हैं अपनी भाषा में, वो हम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि उन सबको इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। तो बच्चा साइंस के सब्जेक्ट को भी, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी अपनी मातृभाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ना शुरू करेगा और उसके बाद बहुत अच्छा कर सकता है। हमने देखा बाहर के देशों में ऐसा होता रहा है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ उसकी रुचि बढ़ी है, बैक टू इंस्टीट्यूशन की तरफ बना है। अब CSR के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें पहले नहीं होते थे, अब आने लगे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो बच्चों का भविष्य है बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। और दूसरे देश हमारे देश की शिक्षा नीति को बहुत सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं और मुझे लगता है विश्वगुरु बनने में हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे अगर इसी सही डायरेक्शन में हम चलते रहे। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 1 में हमने देखा है कि इंग्लिश में जो है क्लासिकल लिटरेचर को, जिसमें मृच्छकटिकम, कालिदास का शाकुंतलम, ऐसे चीज़ों को जो है शामिल किया गया है जो पहले दिखाई नहीं देती थी। अभी रिसर्च में देख रहे हैं कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो इंडिया के राइटर्स हैं उन पर बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है। बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज और हमारे और कॉलेजों से भी जुड़े हुए हैं जिन पर रिसर्च वर्क चल रहे हैं। इससे हमारे देश की संस्कृति को बाहर के लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा। तो क्या इस तरह का अलग से कोई प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी लाने जा रही है जिसमें हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा फोकस किया जाए? नहीं, बिल्कुल। मैंने देखा कि हर जगह पे शेक्सपियर ही क्यों पढ़ाया जाए जी, कालिदास क्यों नहीं? आपने अगर सीखना है तो कालिदास से भी ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं और कालिदास में जानने से फ़ायदा ये होगा कि अपनी संस्कृति को भी हम जानेंगे, आपने उसको भी जानेंगे। आज की डेट पे बच्चा जब इंग्लिश बोलता है तो कहता है जो पोएट है या राइटर है वो सिर्फ शेक्सपियर ही उसके बारे में बात करता है। तो कालिदास में, या हम देखते हैं कि हमारे पुराने लिटरेचर में हमारे पास साइंस का इतना है, अगस्त्य संहिता, हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। मुझे लगता है कि उन सबको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे संस्कृत में हो गया, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, उन सब चीज़ों को, हमारी हेरिटेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम सिर्फ मुग़ल काल का ही क्यों बताते रहें? अपना जो पुराना इतिहास रहा है उसको क्यों नहीं बताते हैं? तो उसको अगर पहले नहीं बताया गया तो अब बताने की ज़रूरत है। अब मराठा पर मैंने देखा है कि अब पिछले कुछ टाइम का जो हमारा इतिहास रहा है मराठा में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो बच्चे आने वाले हिस्ट्री के हमारे वो मराठा हिस्ट्री को पढ़ने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को जानना कोई भी बुराई नहीं है और अपनी संस्कृति को जानकर उस पर गौरवान्वित होकर अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम दूसरे के इतिहास को पढ़ते हैं, रशियन कल्चर को पढ़ते हैं, रशियन उसको पढ़ते हैं, चाइना के उसको पढ़ते हैं, अपनी संस्कृति को हम जानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि पहले अपनी संस्कृति को जानें और फिर दूसरे को साथ में एडिशनल लें तो वो अच्छा होगा। अब जैसे सर 20 सालों से माध्यमिक शिक्षा का जो सिलेबस है वो बदला नहीं है, कई सारी चीज़ें विसंगतियां हैं। जिस तरह से कि 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है लेकिन हमारे 1857 की क्रांति नहीं पढ़ाई जाती है, मराठा लोगों के बारे में बात नहीं की जाती है, उत्तर मुग़ल काल जिसमें कि मराठा लोगों ने दिल्ली पर अधिकार किया था, उन सब चीज़ों को इतिहास में कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया है। क्या ऐसा है सर कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है?
नहीं, बिल्कुल। जब आप उत्तर मुगल काल, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। आप उत्तर मुगल काल कह रहे हैं जबकि वो मराठा पीरियड रहा है। मराठा पीरियड। तो मराठा पीरियड को हम मराठा पीरियड क्यों नहीं बोल रहे, उत्तर मुगल काल क्यों बोलते हैं? किताबों में हमें यही सिखाया क्योंकि गया। किताबों में हमें ये सिखाया गया है। तो हमें जरूर अपनी जहाँ पे कहीं गलतियाँ हैं तो वहाँ पे सुधारना भी चाहिए, और उस सुधार की तरफ हमने पहला कदम तो लिया है। आने वाले टाइम में लोग जब इतिहास को अपने जानेंगे, अपनी हिस्ट्री को जानेंगे, तो गौरवान्वित भी महसूस होंगे, और अपने आप के ऊपर कोई उनको ये नहीं होगा कि हमारा इतिहास सिर्फ मुगल काल का ही रहा, ऐसा नहीं है। तो अपनी बाकी की जो सल्तनत रही हैं उनके बारे में भी जानेंगे, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी जानेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। आज कॉलेज में बहुत ही गहमा-गहमी का माहौल रहा, काफ़ी विद्यार्थी जो है अभी जाते हुए दिखे, और मुझे बताया गया कि यहाँ पर गौतम गंभीर जी आए हुए थे। तो क्या कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन था? बिल्कुल। आज विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी परिषद की तरफ से माननीय सांसद हमारे गौतम गंभीर जी को बुलाया गया था, जो ना सिर्फ सांसद हैं बल्कि पद्मश्री भी रहे हैं, और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कॉलेजेस की समस्याओं के बारे में जो कि 100% फंडेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, उन समस्याओं को पार्शली रिजॉल्व करवाने में काफ़ी हेल्प किया, जिसके लिए कि यहाँ पे उनको बुलाया गया था। हालांकि वो इतने हम्बल थे, वो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, और वो उन्होंने बल्कि बढ़ चढ़ कर ये कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कि उसकी तरफ हम ज़रूर जाएंगे। और उन्होंने हम सबसे भी अपील की, उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्मचारियों की या टीचर्स की ये समस्या नहीं है, सभी की है। आने वाले स्टूडेंट्स भी इसमें सफ़र करता है, टीचर्स तो करते ही करते हैं, कर्मचारी भी सफ़र करते हैं, उनके परिवार सबके सफ़र करते हैं जब उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो इसका एक परमानेंट समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए, और उसमें ये बात भी सोची गई कि क्या उसको जो हमारी शिक्षा मंत्रालय है, क्या इन कॉलेज को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है सैलरी? अभी हमारे पास रूट क्या रहता है कि वो क्योंकि एजुकेशन शेड्यूल में जो आता है वो स्टेट का वो मैटर रहता है, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ जाके दिल्ली गवर्नमेंट वही फंड हमें देती है, तो क्यों ना वो डायरेक्ट हमें दिया जाए। तो उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए भी उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से टाइम लेने का हमें आश्वासन भी दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मिलकर आए, टीचर्स भी, कर्मचारी भी और छात्रों को भी अगर लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, क्योंकि सफ़र सभी करते हैं, एवरीबडी स्टेक होल्डर। तो उस दिशा में भी काम करने के लिए, क्या ताकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सके, उसमें भी काम करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और आज का उनका आना यहाँ पे बहुत सार्थ रहा, और उसमें हमारे जो मनोज त्यागी जी भी बीच में थे, और साथ में अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर जैसे कुंतिया जी भी थे, और बाकी हमारी कर्मचारी यूनियन के लोग भी थे। तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर दिया, और मैं देखा कि बच्चे भी उसमें बहुत खुश थे, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे अपना ऑटोग्राफ और उनके साथ में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, और वो बहुत उत्साहित थे कॉलेज में आकर। ये जैसा कि सर दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है, एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है। जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो तो थोड़ी सी अच्छी सैलरी पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है उन कर्मचारियों की है जो 18-20 हज़ार रुपये पाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। तो ऐसी समस्याओं को हम ये कॉलेज जो है आगे ला रहा है, सामने ला रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझूंगा कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए। समस्याएं चाहे कहीं से आएँ, वो समाज पर अपना प्रभाव डालती हैं, और समाज की रक्षा हर किसी को करनी चाहिए। जैसा कि आज का कॉलेज में जो प्रोग्राम रहा वो कर्मचारी लोगों के हित में रहा, और कर्मचारी यूनियन की मांग को लेकर के रहा कि ये सैलरी जो है लोगों की नियमित तौर पर और सही समय से दी जाए। तो और इस प्रोग्राम की सफलता के बारे में क्या कहना है सर? हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो दिल्ली सरकार के फंडिंग 112 कॉलेज हैं जिनकी पूरी फंडिंग 100% दिल्ली सरकार करती है। जैसा मेरे से पूर्व हमारे प्राचार्य महोदय मनोज खन्ना जी ने भी बताया कि केंद्र से पैसा आता है, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोई अर्जित नहीं करती है। लेकिन क्या है कि फंड को रिलीज़ करने का एक प्रोसीजर है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा आता है, फिर वो इन कॉलेजों को हैंड ओवर करती है। जी।
उसमें इतनी अनियमितताएं इस सरकार ने बना रखी हैं कि उसके कारण से आज इन 12 कॉलेजों के कर्मचारी, टीचर्स और स्टूडेंट भी, क्योंकि जब जाकर टीचर और कर्मचारी अपनी डिमांड्स को लेकर जाता है, 3-3, 4-4 महीने तक उसको सैलरी उपलब्ध नहीं होती है, तो वो उसका कुछ ना कुछ असर, वैसे कोशिश रहती है कि ना पड़े, लेकिन फिर भी पड़ता है, वो पड़ता है विद्यार्थी के भविष्य पर, उसकी एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर, जिसके कारण से ये समस्या का समाधान स्थायी रूप से निकालने का आश्वासन गौतम गंभीर जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री भी वो इस विषय को उठाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिलने के लिए वो हमारे साथ समय लेकर चलेंगे। उन्होंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि आप साथ रहे और अच्छा होगा, और बाकी टीचरों को भी आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल जल्दी से जल्दी गंभीर जी के साथ जाकर शिक्षा मंत्री जी से इस समस्या के ऊपर समाधान के लिए चर्चा करेगा और समाधान ढूंढेगा। ऐसा लगता है समस्या इतनी गहन है कि आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि दिल्ली के जो डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने यहाँ पर किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को एडमिशन तक नहीं दे रहे हैं, उनका ओपीडी में भी इलाज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आता है। आज लगभग 8 महीने 9 महीने हो गए हैं लोगों के मेडिकल बिल पास नहीं हो रहे हैं। कौन हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कौन चाहेगा कि 8-8, 9-9 महीने तक उनकी मेडिकल की पेमेंट ना हो? उस समस्या के कारण से समस्याएं हैं। 4 महीने सैलरी नहीं आई, लोग तो कह देते हैं कि जी इकट्ठी आ जाएगी, अच्छा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन वो जो 4 महीने की बैंक की पेनल्टी जो जिस कर्मचारी ने लोन लिया हुआ है, जिस टीचर ने अपने मकान की EMI देनी है, मासिक किस्त देनी है, वो कहाँ से देगा? अर्निंग तो है नहीं उसके पास, खर्चा उसके सर पर है। बच्चों की स्कूल की फीस कोई पेरेंट्स कहाँ से जमा कराएगा अगर उसके पास अर्निंग नहीं है तो? और माननीय मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि उनके शिक्षा मंत्री को, उप गृह मंत्री जो उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जी को पद्मश्री दिया जाना चाहिए या भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आप दिल्ली के स्कूलों की हालत देखना चाहते हैं तो दिल्ली के स्कूलों में आप भ्रमण कर आइए कि वहाँ का एजुकेशन मॉडल क्या है, उनके कितने विधायक, कितने उनके मंत्री, कितने उनके अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, कितनों के बच्चे पास आउट होकर वहाँ से निकले हैं। आप उनका डाटा लीजिए एक बार। अगर आपको एजुकेशन ही संभाली है तो केवल 1-2 स्कूल संभालने से नहीं होगा। दिल्ली के अंदर लगभग 2800 के करीब स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगें अभी तक अपनी नहीं है। दिल्ली के अंदर महाविद्यालय हैं जिनको हम यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कॉलेज कह रहे हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। और कुछ जगह अगर बिल्डिंगें हैं तो उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि फंड दिल्ली सरकार ने देना है। बिजली के पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं कॉलेजों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिल्डिंग बन गई है लेकिन उनके खर्चे नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं कोई मरम्मत करानी होती है तो PWD के पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज़ और कौन सी एजुकेशन तरक्की की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी करते हैं, वो आप सबको ध्यान में आना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ से अभी आपने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि इतनी बड़ी बड़ी ख्यातियाँ निकल कर जाती हैं, तो वो कहाँ तक सक्षम होंगी आने वाले टाइम में अगर इसी तरह के लिए टीचर्स बैठकर बूट पॉलिश करेंगे, धरने के लिए, विरोध के लिए, अपनी सैलरी को रिलीज़ कराने के लिए रोड पर, चौराहों पर खड़े होकर भीख मांगेंगे गले में तख्तियाँ डालकर कि हमें हमारी सैलरी दी जाए क्योंकि हम पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। तो किस शिक्षा पॉलिसी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो आप स्वयं उसको देखिए। धन्यवाद मनोज जी। किसी भी देश की जनता, किसी भी देश का शासन कोई राजा या कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति नहीं, बल्कि उस देश के शिक्षक निर्धारित करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, वह किसी भी साम्राज्य को बनाने और मिटाने की ताकत रखता है। देश की सरकारों को चाहिए
कि अब जब शिक्षक खुद अपना अधिकार मांगने के लिए खड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है देश में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बड़े बड़े राजनेताओं को भी अब अपनी गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि शिक्षक ही कुछ करने के लिए आगे आए। जनता के लिए आवाज़ उठाना केवल नेताओं का कर्तव्य नहीं है, ये आज इस कॉलेज के पदाधिकारी गणों ने सिद्ध किया है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मनोज खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ बहुमूल्य पल हमें दिए ताकि हम जनता तक बातों को पहुंचा सकें। सामान्य जनता बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानती है, सामान्य जनता तो बस जो विज्ञापन में आता है उसे देखती है, सच्चाई कुछ और ही है।